हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ अस्मिता। प्रीवियस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ द एनफोर्सिबिलिटी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, राइट। आज हमने क्या करना है? आज हमने करना है टाइप्स ऑफ द एग्रीमेंट्स, राइट। तो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में हमारे दो एग्रीमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक हमने करना है वॉइड एग्रीमेंट और दूसरा हमने करना है इलीगल एग्रीमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट के ऊपर, तो ये वाला मैं जो है आपको डिटेल में करा दूंगी कि क्या होते हैं वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट, राइट। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, वो एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होते लॉ से, उन एग्रीमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वॉइड एग्रीमेंट्स, राइट। इलीगल एग्रीमेंट, दोज एग्रीमेंट विच आर फॉरबिडन बाय लॉ, जो फॉरबिडन होते हैं लॉ से, उन्हें हम बोलते हैं इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास जो वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमने फोकस करना है, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? एनफोर्सिएबल, ठीक है। और जो यहाँ पर जो वर्ड है वो है हमारा फॉरबिडन। ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ है और यहाँ पर है फॉरबिडन बाय लॉ। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एनफोर्सिएबल और फॉरबिडन में? बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, एनफोर्सिएबल का मतलब तो ये है कि लॉ उस एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं करेगा। जैसे ए और बी के बीच में मान लीजिए एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। इस एग्रीमेंट के दौरान जो है वो बी ने जो है वो क्या कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दी। अब ए जो है वो कोर्ट में जा करके ये नहीं कह सकता कि इस एग्रीमेंट को एनफोर्स आप कराइए, ठीक है। कोर्ट ये कहेगी नहीं, हम एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये एग्रीमेंट जो है वो क्या है? वॉइड है। फॉरबिडन में क्या होता है कि फॉरबिडन में कोर्ट जो है वो एनफोर्स तो करती ही नहीं, एनफोर्स तो करेगी ही नहीं, बल्कि कोर्ट जो है वो क्या करती है? उस एग्रीमेंट के लिए आपको पनिश भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसका मतलब है कि ये वॉइड तो है ही, साथ में अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आपने ये कर दिया, ये एग्रीमेंट कर दिया, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट भी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर कंफ्यूजन है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। दोबारा एक बार देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ए और बी को छूट है कि अगर आप बनाना चाहो तो बनाइए, हम आपको रोकते नहीं है। पर वो ये कहते हैं कि पर अगर आपने बना दिया और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास मत आइएगा, हम उसको एनफोर्स नहीं करेंगे। तो ये हमारा एग्रीमेंट क्या है? वॉइड। यहाँ पर क्या है कि कोर्ट कहता है एनफोर्स तो हम करेंगे ही नहीं, मतलब आपकी मदद तो हम करेंगे ही नहीं, बल्कि अगर आपने ये कर दिया तो हम क्या करते हैं? उसे आपको क्या करेंगे? पनिशमेंट भी करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉ जो है वो एनफोर्स तो करेगा ही नहीं, ऑब्वियस है, बल्कि कोर्ट क्या कहता है? लॉ यहाँ पर क्या कहता है? लॉ यहाँ पर एग्रीमेंट करने से आपको रोकता भी है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। यहाँ पर रोक नहीं रहा पर एनफोर्स नहीं करेगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है? रोक भी रहा है, पार्टीज को कह रहा है मत बनाइए, अगर आप बनाओगे तो आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो गया? वॉइड हो गया प्लस पनिशमेंट, या फिर आप कह सकते हो वॉइड प्लस अनलॉफुल, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका? वॉइड, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया, मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ठीक है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स are void, but all void agreements are not illegal। ये स्टेटमेंट ना डायरेक्ट आती है एग्जाम्स में, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट आएगी एग्जाम में कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो वॉइड हैं, वो नेसेसरली ही वॉइड है, पर जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स हैं वो इलीगल नहीं है। इसका मतलब है कि अब आप बताइए मुझे, ये वाली जो स्टेटमेंट है, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, यहाँ से आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, वॉइड एग्रीमेंट में सिर्फ एक फीचर है एनफोर्सिएबिलिटी, जबकि इलीगल में दो फीचर हैं। दो फीचर क्या है? एनफोर्सिबिलिटी तो है ही नहीं, मतलब नॉट एनफोर्सिएबल, इसका मतलब वॉइड तो है, साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर और भी है कि यहाँ पर क्या होती है? पनिशमेंट भी आपको मिलती है। इसका मतलब जितने भी इलीगल एग्रीमेंट है इसमें वॉइडनेस तो है ही है,
पर सारे वॉइड एग्रीमेंट के अंदर पनिशमेंट नहीं है। देखिए यहाँ पर ये वाली चीज यहाँ पर क्या है, मिसिंग है। इसीलिए ये स्टेटमेंट बनी कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे वो वॉइड होंगे, पर सभी वॉइड एग्रीमेंट्स जो है वो इलीगल नहीं होंगे। अब दूसरी बात, एक स्टेटमेंट ये भी बन जाती है कि जो इलीगल एग्रीमेंट है उसका स्कोप नैरो है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट का स्कोप क्या है, वाइड है। वो भी हमें यहीं से पता चल जाता है, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट तो देखो, इलीगल एग्रीमेंट तो क्या है आपका, यहाँ पर तो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। इलीगल एग्रीमेंट तो क्या है, लिमिटेड है, बट वॉइड एग्रीमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हैं वो तो वॉइड है। इसका मतलब है कि ये तो यहीं पर आ गई, पर सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट जो हैं वो इलीगल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका स्कोप देखो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी हो सकता है कि जो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं इनका स्कोप क्या है, नैरो, और जबकि वॉइड एग्रीमेंट है इनका स्कोप क्या होता है, वाइड। तीसरा डिफरेंस आप दे सकते हो कि इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट फैक्टर है, जबकि वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट फैक्टर नहीं है। ये हमारा जो है वो तीसरा डिफरेंस हो गया, राइट। उसके बाद हम फोर्थ डिफरेंस जो है वो करते हैं, यहाँ पर रब कर देती हूँ। फोर्थ डिफरेंस क्या है कि जो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट के अंदर जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या मिलेंगे आपको, वैलिड। और जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं इसमें जो कोलेट्रल एग्रीमेंट होते हैं वो जनरली आपके क्या होते हैं, वॉइड, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोलेट्रल एग्रीमेंट क्या होते हैं। वैसे तो जनरली मैक्सिमम बच्चों को पता ही होता है कि कोलेट्रल एग्रीमेंट होते क्या हैं, बट चलो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोलेट्रल, देखो नाम से ही पता लग रहा है, कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, को का मतलब साथ साथ, लेटरल का मतलब साइड, यानी मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ एक साइड में एक कॉन्ट्रैक्ट और चल रहा है, यानी मेन एग्रीमेंट के साथ एक अलग से भी एग्रीमेंट चल रहा है। उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, कोलेट्रल एग्रीमेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ए और बी के बीच में जो है वो क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ। ए ने 1 लाख रुपया जो है वो बी को दिया, ठीक, और बी ने उस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल कर लिया किसके लिए, वेजरिंग के लिए, ठीक। अब जो वेजरिंग एग्रीमेंट होता है ये वॉइड होता है, और ये कौन बता रहा है हमें, सेक्शन 30 बता रहा है कि और जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, और ये हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 जो है वो बताता है। इसका मतलब है कि अब ये जो वेजरिंग एग्रीमेंट है ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। दिस इज द मेन एग्रीमेंट, यहाँ पर ये जो है मेन एग्रीमेंट है, बट इस मेन एग्रीमेंट के साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है इनके साथ कि ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि वेजरिंग एग्रीमेंट तो क्या हो गया, वॉइड हो गया। इसका मतलब कोर्ट इसको तो एनफोर्स करेगी नहीं। तो नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द कोलेट्रल एग्रीमेंट, ये जो ए और बी के बीच में हुआ था, देखो बी ने उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया वेजरिंग करने के लिए, इसका मतलब है कि ये वाला जो एग्रीमेंट है ये तो वॉइड हो गया। ये मेन एग्रीमेंट, ठीक है ना, बी का देखो ये वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो गया, मेन एग्रीमेंट हो गया। बट ये जो 1 लाख रुपया इसको ए और बी के बीच में जो देन लेन हुई थी, ये जो कोलेट्रल एग्रीमेंट हुआ, अब इसका स्टेटस आपने चेक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए जो है वो अब बी से अपने क्या मांगेगा, 1 लाख रुपया मांगेगा। वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसे क्या कहेगी कि ठीक है भाई आप इसके पैसे को रिकवर जो है वो करा दो। कोर्ट कहेगी बी को कि आप इसके 1 लाख रुपए को क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये जो कोलेट्रल एग्रीमेंट है ये किसके साथ है, आपका वॉइड एग्रीमेंट के साथ है। यहाँ जो वेजरिंग एग्रीमेंट था क्या था, वॉइड एग्रीमेंट था, और वॉइड एग्रीमेंट के साथ जो कोलेट्रल एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें आप एनफोर्स करवा सकते हो। क्यों, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, राइट। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ए ने बी को 1 लाख रुपया दिया, बट बी ने क्या किया, इसको वेजरिंग में लगाने की बजाय बी ने इसका इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए,
ठीक है। अब आप एक बात बताइए, डिफरेंस देखिए, यहाँ पर जो है वेजरिंग एग्रीमेंट है और यहाँ पर जो है बी क्या कर रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल कर रहा है क्या करने के लिए, स्मगलिंग करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, क्या लॉ स्मगलिंग करने से नहीं रोकता? रोकता है। अगर आप रोकता है तो अगर आप फिर भी करोगे तो फिर लॉ आपको क्या करेगा, पनिशमेंट देगा। यस ऑफ कोर्स पनिशमेंट देगा। किस में आपको देगा? उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है आपके पास। कौन सा एक्ट बना हुआ है? एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है। एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है कि स्मगलिंग जो है वो अनलॉफुल है और स्मगलिंग जो है वो नहीं करनी। तो इसका मतलब है कि इलीगल एग्रीमेंट में क्या होता है, अनलॉफुलनेस आती है ना। तो अनलॉफुलनेस तो है ही, क्योंकि एनडीपीएस जो है वो स्मगलिंग करने से रोक रहा है। बट फिर भी अगर आप करोगे तो फिर लॉ आपको क्या करेगा, पनिश भी करेगा। तो इसका मतलब कि अब जो बी का एग्रीमेंट है, अब स्मगलिंग का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं है, बल्कि अब उसका एग्रीमेंट क्या है, इलीगल है। ठीक है, क्लियर है। अब इलीगल एग्रीमेंट है, ये तो हो ही गया इलीगल एग्रीमेंट स्मगलिंग वाला। तो अब ये जो 1 लाख रुपया का जो देन लेन था, जो कोलेट्रल एग्रीमेंट था, अब उसकी नेचर क्या होगी वो आपने देखनी है, राइट। तो उसकी नेचर जनरली क्या होती है, वॉइड। बट यहाँ हल्का सा ट्विस्ट है। ठीक है, क्या ट्विस्ट है देखिए, अगर ए बी को कहता है कि मुझे 1 लाख रुपया दे दो, मैं इस पैसे का इस्तेमाल स्मगलिंग में करूंगा, मैं स्मगलिंग का बिजनेस करूंगा। इसका मतलब है कि ए को उसके इस एक्ट की क्या थी, नॉलेज थी। और जब इसको नॉलेज थी तो क्या ये इसके गलत काम में शामिल नहीं था। अब जब ये गलत काम में शामिल है तो क्या कोर्ट इसकी मदद करेगी? नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि ये अपना 1 लाख रुपया रिकवर नहीं कर सकता। बट अगर ए ये बात साबित कर दे जाके कोर्ट में कि मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये मेरे 1 लाख रुपया ले जा करके इसका क्या करेगा, मेरे पास मुझे कोई नॉलेज नहीं थी यहाँ पर, तो अब कोर्ट ये कहेगी कि ये इनोसेंट पर्सन है, इसको पता ही नहीं था कि 1 लाख रुपया जो है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर कोर्ट कहेगी कि भाई चलो, जब इसको नॉलेज ही नहीं है तो इसको हम एक इनोसेंट पर्सन जो है वो कंसिडर करेंगे और अब हम इसका 1 लाख रुपया जो है वो वापस कराते हैं। अगर वापस कराते हैं तो इसका मतलब कोर्ट उसको क्या कर रही है, एनफोर्स कर रही है, और एनफोर्स कर रही है तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, वैलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो एक जनरल रूल हो गया कि वॉइड एग्रीमेंट के केस में जो कोलेट्रल एग्रीमेंट हैं वो क्या होंगे, आपके वैलिड। बट इलीगल एग्रीमेंट के केस में जो कोलेट्रल एग्रीमेंट हैं वो क्या हो सकते हैं, वॉइड भी हो सकते हैं और वैलिड भी हो सकते हैं। तो कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि ये वॉइड है या फिर वैलिड है? तो वो जो फैक्टर है वो हमारा क्या है, नॉलेज। ठीक है, क्लियर है इतना। तो हम एक जनरल रूल यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो जनरल रूल मैं यहाँ पर डिराइव कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए इसका। चलिए, क्या आपका जनरल रूल क्या बनेगा, आपका जनरल रूल ये बनेगा कि वैलिडिटी, और यू कैन से एनफोर्सिएबिलिटी ऑफ विच वन, collateral agreement in case of illegal agreement depends upon which one, knowledge। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मान लो इलीगल के साथ अगर नॉलेज मिक्स हो गई, नॉलेज कंबाइन हो गई, तो फिर जो आपका कोलेट्रल एग्रीमेंट है वो आपका हो गया वॉइड। और अगर इलीगल फैक्टर तो है ही बट यहां पर नॉलेज नहीं है, तो फिर जो कोलेट्रल एग्रीमेंट होगा वो आपका क्या बनेगा, वैलिड। जबकि वॉइड एग्रीमेंट के केस में नॉलेज डजंट प्ले एनी रोल। वॉइड एग्रीमेंट के केस में नॉलेज का कोई रोल नहीं है, नॉलेज का वो वॉइड है तो बस है, क्योंकि वो कोर्ट उसे एनफोर्स नहीं कराएगी। नॉलेज है या नहीं है ये यहाँ पर नहीं देखा जाता। नॉलेज कहाँ पर देखा जाएगा, इलीगल एग्रीमेंट के केस में देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। मान लीजिए जब बी ए के पास आया ना पैसे लेने के लिए, तो ए ने इससे पूछा कि क्या करोगे 1 लाख रुपए का, क्या करना है इस पैसे का? तो बी ने कहा कुछ स्पेशल करूंगा,
कोई स्पेशल बिजनेस करूंगा, ठीक। अब जब कोर्ट में ये केस गया तो फिर बी ने कहा कि ए को नॉलेज थी। तो आप मुझे बताइए कि जब ए ने कहा कि इस पैसे का क्या करोगे, तो बी ने कहा कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल बिजनेस करूंगा मैं इस 1 लाख रुपए का। तो अब आप एक बात बताइए कि क्या उसका ये बोलना कि कुछ स्पेशल बिजनेस करूंगा कि हम ए की नॉलेज को प्रिज्यूम कर सकते हैं? क्या हम ये मानेंगे कि हाँ भाई ए को जो है वो नॉलेज थी इसकी? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि कोर्ट क्या नियम पे चलती है? कोर्ट कहती है मियर सस्पिशन does not amount to knowledge because law requires the clear knowledge। लॉ को बिल्कुल क्लियर नॉलेज चाहिए। मियर स्पेकुलेशंस, ठीक है ना, सिर्फ एक भ्रम है, ठीक है ना, एक डाउट है, उस कंडीशंस को कोर्ट जो है वो कभी भी कंसीडर नहीं करता। तो यहाँ पर उसका ये कहना कुछ स्पेशल करूंगा, हम ये नहीं कह सकते कि ए को क्या है, नॉलेज है। और अगर ए को नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे लाई, यहाँ कौन से रूल में जाएगा, ये सेकेंड रूल में जाएगा। सेकेंड रूल में जाएगा तो इसका कोलेट्रल एग्रीमेंट क्या बनेगा, वैलिड। अगर वैलिड है तो यहाँ पर ए जो है वो अपना 1 लाख रुपया रिकवर करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये वाला आपका हो गया। एक केस अगर मान लीजिए पेपर आप में आपका आता ही है, ये एग्जाम्स में इलीगल और वॉइड एग्रीमेंट्स अगर आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, एक केस भी कोर्ट कर सकते हो। एक केस कोर्ट कर सकते हो, सीताराम वर्सेस राधा भाई का केस है। इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका ये ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 1968 सुप्रीम कोर्ट का केस है। किसके ऊपर था ये? बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर था, बेनामी ट्रांजैक्शन। तो ये सीताराम ने क्या किया था, ये सीताराम ने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी थी, राधा बाई के नाम कर दी थी। और फिर बाद में डिस्प्यूट अराइज हुआ था, राधा बाई ने जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर दी थी। तो फिर कोर्ट ने जो है वो इस केस को कहा था कि इट इज इन द पेरी डेलिक्टो। एक पेरी डेलिक्टो का केस है। पेरी डेलिक्टो का मतलब है व्हेन बोथ द पार्टीज आर इक्वली फॉल्टी। व्हेन बोथ द पार्टीज आर इक्वली फॉल्टी। इक्वली फॉल्टी का मतलब, इसका मतलब ये दोनों ही मिले हुए थे, इन दोनों को ही नॉलेज थी इस बेनामी ट्रांजैक्शन की। तो बेनामी ट्रांजैक्शन इलीगल तो थी, ठीक है ना, इलीगल तो थी ही, और साथ में इसके क्या होगी, नॉलेज भी होगी। तो फिर जो कोलेटरल एग्रीमेंट बना था वो क्या था, वॉइड था। और कोर्ट ने जो है वो किसी भी रिलीफ को देने से यहाँ पर क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर है। ये सीताराम वर्सेस राधा बाई वाला जो केस है, ये अभी से मैंने पहले थोड़ी देर पहले जो मैंने रूल्स बताए हैं आपको, ये उसी के ऊपर ये वाला जो है वो हमारा केस था। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस कोट कर सकते हो। अगर शॉर्ट जो है वो उसमें आता है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप कर सकते हो। केस आप ये डाल दोगे, सीताराम वर्सेस राधा बाई, अच्छा केस है इलीगल ट्रांजैक्शन के ऊपर, वॉइड के ऊपर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखिए अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमने एग्रीमेंट कर लिया, राइट। अब हम थोड़ा सा बेयर एक्ट को करते हैं। जितना हमने किया है अभी हम उसको क्या करेंगे, बेयर एक्ट जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो बेयर एक्ट में हम सबसे पहले जो है वो, चलिए देखिए अभी आप यहाँ देखो, ये प्रियम्बल मैं करवा चुकी हूँ। प्रियम्बल में मैंने आपको बोला था कि कंसोलिडेट वर्ड ढूंढ लेना। कंसोलिडेट वर्ड नहीं है, कंसोलिडेट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, सेक्शन 1 में कुछ नहीं करना आपने। सेक्शन 1 में सिर्फ आपने एक डेट याद करनी है, ये वाली डेट याद करनी है, 1 सितंबर 1872। सिर्फ इसमें आप सेक्शन 1 में कुछ नहीं करना, सेक्शन 1 में सिर्फ आपने ये डेट याद करनी है। होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, और 1 सितंबर 1872 में एनफोर्स हुआ था। उसके बाद हमारा सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लोज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी डिफाइन किया होता है पूरे बेयर एक्ट में आपने वही यूज करना है। आप अपनी तरफ से कुछ भी इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका जो सेक्शन 2A है, देखो यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ 2A, ये ऑफर को डिफाइन करता है। थोड़ी लैंग्वेज देख लो। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बताना। ठीक है ना, टू अनदर, दूसरे पर्सन को। अब अनदर, अनदर में मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी हो सकता है। ये अनदर जो है इट मे बी अ स्पेसिफिक पर्सन और इट मे बी अ पब्लिक एट लार्ज और वर्ल्ड कह सकते हैं। अगर स्पेसिफिक ऑफर को दे रहा है, अगर स्पेसिफिक पर्सन को दे रहा है तो ऑफर बनेगा स्पेसिफिक ऑफर। पूरी पब्लिक को दे रहा है तो वो ऑफर बनेगा आपका जनरल ऑफर। तो देखो यहीं पर मेंशन है, वो यहीं पर बता रहा है आपको। ठीक है,
हिज विलिंगनेस, अपनी विलिंगनेस क्या करने की, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। बताया था, दोनों एग्जांपल आपको बताए थे, कुछ करने की और कुछ ना करने की। विद द व्यू, विद द व्यू का मतलब क्या, यहाँ पर इंटेंशन है, ठीक है, मियर स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा, बल्कि एक इंटेंशन के साथ ये बोल रहा है। असेंट लेने के, असेंट टू द अदर, दूसरे के असेंट लेने के लिए, उस एक्ट या एब्सटिनेंस के लिए, तो हम कहेंगे कि वो क्या दे रहा है, हमें ऑफर दे रहा है और प्रपोजल दे रहा है, ठीक है। अपने देखो इंडियन एक्ट में, जो अपने इंडियन लॉ में प्रपोजल वर्ड यूज किया हुआ है, इंग्लिश लॉ में ऑफर वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है इतना यहाँ तक। उसके बाद जो है टू बी, अब यहाँ देखो टू बी, देखो when the person to whom the proposal is made, देखिए the person to whom the proposal is made, यहाँ पर इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, एक्सेप्टर की बात कर रहा है, ठीक है ना। सिग्निफाई, सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट करता है अपनी असेंट, देयर टू, देयर टू का मतलब ऑफर के लिए। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो हम ये कहेंगे कि प्रपोजल क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन गया, प्रॉमिस। यही मैंने आपको बताया था कि व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स द प्रॉमिस, ठीक है। तो ये आपका किस में बता रखा है, टू बी में बता रखा है। टू सी, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो पर्सन प्रपोजल दे रहा है उसे बोलेंगे प्रोमिजर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे प्रोमिसी, ठीक है। ये टू ए बी सी ये हो गया हमारा। टू डी, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टू बी जो है वो किसको करता है, कंसिडरेशन को करता है। कंसिडरेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो हम बाद में अलग से ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप ई पर। एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस का मतलब अभी बताया था मैंने आपको, एवरी प्रॉमिस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाएंगी तो बनेगा प्रॉमिस। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ द प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, इसका मतलब प्रॉमिस अपने आप में ही कंसिडरेशन है, तो यानी प्रॉमिस और कंसिडरेशन। वैसे हालांकि कंसिडरेशन कुछ अलग नहीं है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है वो अपने आप में कंसिडरेशन ही देता है। प्रॉमिस और कंसिडरेशन जो है वो क्या बन गया, अगर प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन बन गई, मिल गई, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट, ठीक है। तो 2E में जो है वो क्या दिया हुआ है आपको, एग्रीमेंट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। एफ, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडर, ये कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल है, ए बी को देगा, प्रॉमिस करेगा, बी ए को प्रॉमिस करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, GHIJ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने आपको करवाया ना, अभी ये बेयर एक्ट में देखो, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, अभी बताया आपको, वो एग्रीमेंट जिससे आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, लॉ से एनफोर्स नहीं करा सकते, उस एग्रीमेंट को हम कौन सा एग्रीमेंट कहते हैं, वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, 2G में लिखी हुई है। 2H, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स करा सकते हो लॉ से, तो वो क्या बन जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये बात कहाँ पर है, H में है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर है, H में है, ठीक है। इसी को अभी इसके बाद एकदम मैं आपको सेक्शन 10 कराऊंगी, तो सेक्शन 10 में मैं आपसे ये दोबारा फिर रिकॉल करेंगे हम, तो आप ये याद रखना कि ये बात हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ठीक है। आई, एक एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टी, बताया था आपको, ऑप्शन ऑफ द वन, यानी ये ऑप्शन किसको दी हुई है, विक्टिम को, और यू कैन से एग्रीव्ड पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन होती है कि वो चाहे तो एनफोर्स कराएगा, वो चाहे तो एनफोर्स नहीं कराएगा, ठीक है ना, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है। दो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दो ही पार्टीज होंगी, तो एक पार्टी की को ऑप्शन मिलेगी, और वो कौन सी पार्टी होगी, एग्रीव्ड पार्टी होगी, तो ऐसे ही उसको क्या बोलते हैं, वॉइडेबल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ बेयर एक्ट बता रही हूँ कि बेयर एक्ट में ये जो हम पढ़ चुके हैं वो कहाँ कहाँ मेंशन है। ये लास्ट है 2J, एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये कहा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट की स्टेज से गुजरना पड़ता है, तो जो एनफोर्सिएबल होगा ही नहीं तो यहीं पर रुक जाएगा ना, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तक तो जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए देखो, अब ये वाली जो बात मैंने आपको बोली थी, मैंने कोई अपने आप से नहीं बोली थी, ये मैंने यहीं से उठाई थी ये वाली बात, ठीक है। वो कहते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सीजेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज पहले से चल रही है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट था, शुरू में क्या था, वैलिड था, बट अब वैलिड नहीं रहा। सीज का मतलब क्या होता है, रोक लग जाना, है ना, बीच में रुक जाना।
पहले वैलिड था बट अब वैलिड नहीं रहा, यानी ceases टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स void। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग void नहीं होता, पहले वो क्या था, वैलिड था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए जिसकी वजह से अब वो वैलिड नहीं रहा, बल्कि अब वो क्या बन गया, void बन गया। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा हुआ है, ये 2J में लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 1 हम कर चुके हैं, सेक्शन 2 हम कर चुके हैं, सेक्शन 3 to 9 कम्युनिकेशन का था, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, सारा का सारा। बेयर एक्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने डायरेक्ट जो है वो किस पर आना है, सेक्शन 10 पर आना है। सेक्शन 10 के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेक्शन 10 के लिए आप यहाँ पर ये वाली लाइन फिर दोबारा देख लीजिए। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, उसे हम क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे। ठीक है, अपने दिमाग में ये बात बिठाइए और उसको फिर आप लिंक करोगे, किसके साथ करोगे आप, सेक्शन 10 के साथ आप लिंक करोगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 10 जो है वो आपका क्या है, चैप्टर 2 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रीलिमिनरी और चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 2 में देखो, चैप्टर 2 में आप बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे और वॉइड की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको अब क्लियर हो चुकी है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, अब आपने सिर्फ लिंकिंग करनी है और थोड़ा डिटेल में जाना है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग देखो, सेक्शन 10 की हेडिंग क्या है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। अब इतना तो क्लियर हो गया ना कि एग्रीमेंट ही क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अभी बताया आपको कि एग्रीमेंट ही क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कब बनाएंगे, कौन से एग्रीमेंट, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल होंगे लॉ से, वही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि लॉ किस एग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा। ऐसा तो है नहीं लॉ की अपनी कोई मर्जी है कि भी वो चाहे जिसको मर्जी चाहे एनफोर्स कराए, जिसको चाहे एनफोर्स ना कराए, क्योंकि वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ है, कहाँ पर हैं वो बातें लिखी हुई जहां से ये पता लगेगा कि हाँ जी यहाँ एनफोर्सिबिलिटी होगी और यहाँ एनफोर्सिबिलिटी नहीं होगी। तो जो 2H है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसका आंसर आपको कहाँ मिल रहा है, इसका आंसर आपको मिलेगा आपको सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 की हेडिंग ही देखो क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। इफ का मतलब है कि अब इसने क्या लगा दी, यहाँ पर कंडीशंस लगा दी, यानी अगर वो एग्रीमेंट अगर इन कंडीशंस को फॉलो करेगा जो सेक्शन 10 में दे रहा है, केवल वही एग्रीमेंट जो है वो क्या बनाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो वो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि वही एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होंगे लॉ से, जो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होंगे लॉ से, वही क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो एनफोर्सिएबल होंगे, यानी कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। तो वो कंडीशन जो है फुलफिल करने वाली वो हमें दी हुई है सेक्शन 10 में। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ये पहली कंडीशन है, यानी पार्टीज की जो कंसेंट है वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, दूसरी कंडीशन कि पार्टी जो है वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल। फोर्थ कंडीशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एंड आर नॉट हियर बाय। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ कौन सा वर्ड दिया हुआ है, नॉट हियर बाय। हियर बाय का मतलब है कि यहाँ वो किसकी बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात कर रहा है। हियर बाय का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही बात कर रहा है। एक्सप्रेसली का मतलब आपको अपने से कोई मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग नहीं निकालने की जरूरत है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी वो ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिन्हें खुद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली बता रहा है कि वो सारी क्या है, वॉइड है। ठीक है, क्लियर है, ये इसके अंदर नहीं है, ये सेकंड पैराग्राफ है बेटा, वैसे ये इसमें थोड़ा स्लाइड में थोड़ा दिक्कत आई है, ये पैराग्राफ है नीचे वाला, सेकंड पैराग्राफ है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में कंडीशंस दी हुई हैं, 5 कंडीशंस होगी टोटली। पार्टीज की कंसेंट फ्री होनी चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, और 5वीं कंडीशंस की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुद उस एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली जो है वो डिक्लेयर ना करे कि ये वॉइड है। ठीक है,
अब नथिंग हेयरिन, देखो जहां भी आपको बेयर एक्ट में ये जो वर्ड नथिंग आ जाता है इसको हम बोलते हैं सेविंग क्लोज। ठीक है, ये कौन सा क्लोज होता है? सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज का मतलब सेव कर रहा होता है ये। ठीक है, नथिंग हेयरिन कंटेन्ड शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, यानी कोई भी ऐसा लॉ जो अभी भी इंडिया में एप्लीकेबल है एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। ठीक है, जिसको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया, यानी वो अभी है, अभी फोर्स में है, उसको रिपील नहीं किया गया, और वो लॉ ऐसा है कि जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, या इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस होना चाहिए, कि कॉन्ट्रैक्ट विटनेस की प्रेजेंस में होना चाहिए, और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। कहने का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है, बट वो किसी भी तरीके से इन एक्ट्स को, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कर रहे हैं और जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है, आपको वहां पर क्या करवानी पड़ेगी? रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराते तो वो डॉक्यूमेंट आपका इनवैलिड हो जाएगा। तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, वो अपनी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बता रहा, उसने उसको फ्री किया हुआ है, सेव किया हुआ है। ऐसे ही अगर कोई जैसे विल है, अब अगर विल का डॉक्यूमेंट है तो वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? विटनेस की प्रेजेंस में होता है। 2 विटनेस बहुत जरूरी होते हैं विल के लिए, अगर विटनेस नहीं है तो विल आपकी इनवैलिड है। तो ऐसे ही ये विल के जो रूल्स है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में ही लिखना जरूरी है तो फिर वो इसको भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी तरीके से इन लॉ को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। इसीलिए सेक्शन 10 का जो सेकंड पैराग्राफ है ये कौन सा क्लोज है? आपका सेविंग क्लोज है। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया सारा? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन हमने इन सारी कंडीशंस को उठाना है। तो सबसे पहले जो कंडीशंस है मैं उठाती हूँ यहाँ पर ये सेकंड। क्यों उठा रही हूँ मैं सेकंड? क्योंकि ये जो कॉम्पिटेंसी है ना, ये आपका सेक्शन 11 और सेक्शन 12 कवर करेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, बस इसके बाद फिर आज इतना ही करेंगे हम। इतना समझ में आ गया आपको कि अगर आपने एग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो इन 5 कंडीशंस को आपको क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये 5 कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तभी लॉ उसे क्या करेगा? एनफोर्स करेगा, और लॉ एनफोर्स करेगा तभी वो एग्रीमेंट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। राइट, तो सबसे पहले हम कौन सी कंडीशन जो है वो डिस्कस करेंगे? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सेक्शन 11 देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर सेक्शन 11 की हेडिंग ही देखो। देखो सेक्शन 11 क्या कहता है? हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 ने हमें ये बताया कि पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, पर कॉम्पिटेंसी मतलब क्या क्या होना चाहिए कॉम्पिटेंसी में? तो यानी हु का मतलब कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कहेंगे? कॉम्पिटेंट कहेंगे। ठीक है, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट, हर एक पर्सन, एवरी, हर एक वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट होगा अगर उसकी पहली कंडीशन एज ऑफ द मेजोरिटी, मेजर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये भी आपको बहुत बार ये वर्ड देखने को मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग। अब आप बताइए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पूरा किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इंडियन के ऊपर एप्लीकेबल है। और इंडियन की जो एज है ना, उसको कौन जो है वो करता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट बताता है कि कौन मेजर है। जनरली जो है वो उम्र कितनी हुई है? 18 साल। जो 18 साल का है उसको हम क्या कहेंगे? मेजर कहेंगे। बट गार्डियनशिप अगर हो तो फिर यहाँ पर एज कितनी हो जाती है? 21 ईयर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट है, तो हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन मेजोरिटी एक्ट लगेगा। इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट की एज कितनी है? 18 साल है। तो इसका मतलब पहली बात, सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या वो पर्सन जो है वो मेजर है, 18 साल से ऊपर का है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, क्या वो साउंड माइंड है? ठीक है, साउंड माइंड है, इनसेन तो नहीं है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? साउंड माइंड। तीसरा, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। क्या करने से? कॉन्ट्रैक्ट करने से। बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। दोबारा फिर वही वर्डिंग आ गई, बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, 2 पर्सन है, एक है ए और एक है बी। ये पर्सन जेल में है,
और ये जेल में नहीं है, ठीक। अब जो पर्सन जेल में है, क्या उसके ऊपर प्रिजन लॉ नहीं लगेगा? और प्रिजन लॉ जो अगर कहता है कि ये पर्सन जेल में रहते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर फॉल करेगा। यानी प्रिजन लॉ ने उस पर्सन को क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालीफाई कर दिया तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंसी कंडीशन नहीं है। कॉम्पिटेंसी नहीं है तो सेक्शन 10 नहीं होगा। सेक्शन 10 नहीं होगा तो इसका मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अब वॉर चल रहा है ना, इजराइल और ईरान और इन सबके वॉर चल रहे हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए इंडिया के साथ चल जाता, ठीक है। अब इंडिया और इजराइल का अगर वॉर छिड़ जाता, तो अब ये जो इंडिया और इजराइल है ना, ये क्या बन जाते? एलियन एनिमी बन जाते। जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर की सिचुएशन होती है, वॉर चल रहा होता है, तो उनके जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलियन एनिमी, राइट। और एलियन एनिमी जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट आपस में नहीं कर सकते। और ये बात जो है वो हमें कौन बताता है? इंटरनेशनल लॉ बताता है। तो इसका मतलब है कि इंडिया और इजराइल के ऊपर अब कौन से लॉ एप्लीकेबल होगा? इंटरनेशनल लॉ। और इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि एलियन एनिमी जो है वो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ तक है। अब 1 मिनट के लिए मान लीजिए कोई बंदा जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जो दिवालिया हो गया, जो इनसॉल्वेंट हो गया, उसके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? इंसॉल्वेंसी लॉ लगेगा, बैंकरप्सी लॉ लगेगा। वो भी क्या करता है? डिस्क्वालीफाइड करता है। तो समझ में आया इतना? इसका मतलब है कि वो पर्सन किसी भी लॉ से डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या? एज ऑफ मेजोरिटी, राइट। इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्या कहता है? उसके अकॉर्डिंग वो मेजर होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए। तीसरा, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, तभी हम उस पर्सन को क्या कहेंगे कि वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है, राइट, क्लियर। अब ये जो है मेजोरिटी वाला, देखो इसकी तो बिल्कुल एक अलग से ही आपका लेक्चर होगा, पूरे एक लेक्चर में ही कवर होगा। एग्रीमेंट विद माइनर, इसको तो हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये वाला मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी ये वाला मैंने बता दिया। इंटरनेशनल लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ, प्रिजन लॉ, दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं, यू कैन कोट। उसके बाद एक हमारा रह गया ये साउंड माइंड का, ठीक है। ये साउंड माइंड का रह गया। अगर आप ये देखो, इसने बदला कि पर्सन जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। अब इसका मतलब है कि साउंड माइंड का होना चाहिए, तो क्या होती है साउंडनेस? ठीक है, इसका आंसर भी जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में दे रहा है। इसका आंसर आपको कहाँ मिल रहा है? सेक्शन 12 में। ये लास्ट है बस, ठीक है। क्या कह रहा है ये? व्हाट इज साउंड माइंड? उसने तो बोल दिया कि साउंड माइंड का होना चाहिए, पर क्या होती है साउंडनेस? साउंडनेस क्या होती है? उसका आंसर कौन दे रहा है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कह रहा है? व्हाट इज साउंड माइंड? क्या होता है साउंड माइंड? किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो, यहाँ पर जनरल अनसाउंडनेस की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं कह रहा कि कोई पागल है या पागल नहीं है, नहीं ना। ये बोल रहा है कि क्या होती है साउंड माइंड, किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्पस के लिए, राइट। अब देखिए, ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड। एक पर्सन को हम साउंड माइंड कहेंगे, पर्पस देख लिया ध्यान से, यहाँ जनरल पर्पस की बात नहीं कर रहा। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के कंटेक्स्ट में देखना है आपने। इफ का मतलब कंडीशन लगी, ठीक। इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो साउंडनेस चेक करनी है वो कब चेक करनी है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था उस वक्त उसकी स्टेट क्या थी, हमने केवल वो टाइम, वहां उस टाइम को हमने क्या करना है? देखना है, ठीक है। ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। अंडरस्टैंडिंग इट, इट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। भी पहली बात, उस पर्सन को, वो पर्सन इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसे कॉन्ट्रैक्ट की समझ हो, भी क्या है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, एंड है, एंड का मतलब प्लस है। दूसरा, फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट, वो बंदा इतना कैपेबल हो कि वो एक जजमेंट जो है वो बना सके एज टू इट्स इफेक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा, किस पर? उसके इंटरेस्ट पर। यानी इतनी समझ होनी चाहिए बस।
कब होनी चाहिए? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। और कितनी समझ होनी चाहिए कि उसको पता हो कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैं बना रहा हूँ और उस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। अगर वो इतना कैपेबल है तो हम उसे क्या कहेंगे? साउंड माइंड। किस पर्पस के लिए? कॉन्ट्रैक्टिंग पर्पस के लिए। राइट, क्लियर है इतना? अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक पर्सन जो है वो हैवी ड्रंकर्ड है, बहुत ड्रिंक करता है, इतनी ड्रिंक करता है कि पूरा दिन मतलब पड़ा रहता है नशे में और उसे कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, अब उसने क्या किया? उसने अपनी प्रॉपर्टी का जो है ना, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने भाई को जो है वो क्या करनी थी? सेल करनी थी। अब उसने जब अपनी प्रॉपर्टी भाई को सेल करनी थी तो उस वक्त उसकी सिचुएशन क्या थी? उसकी मेंटल स्टेट उस वक्त चेक करनी है सिर्फ आपने, कि क्या उस हैवी ड्रंकर्ड को जब वो अपने भाई के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा था उस वक्त उसको ये पता चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा हूँ, या उसको ये पता चल रहा था कि अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे इंटरेस्ट जो है वो अफेक्ट कैसे होंगे। अगर मान लो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है? 10 लाख की है, और अगर वो उसे 50,000 रुपए में दे रहा है तो यहाँ पर फिर डाउट सा क्रिएट हो जाता है ना, थोड़ा डाउट क्रिएट हो जाता है कि भी नहीं, इसका मतलब ये साउंड माइंड का नहीं है। ठीक है, पर अगर मान लो वो अपनी 10 लाख की प्रॉपर्टी जो है वो 10 में कर रहा है और बहुत अच्छे से डीलिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि वो इंटरवल उसका कौन सा इंटरवल है? ल्यूसिड इंटरवल है उसका। ल्यूसिड का मतलब उसको समझ में आ रही है कि मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और उस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे इंटरेस्ट पर जो है वो क्या फर्क पड़ेगा। तो कोर्ट क्या कहेगी? हम उसको क्या कहेंगे? साउंड माइंड कहेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, चाहे भले ही वो अनसाउंड माइंड हो बट अगर ओकेजनली मतलब कभी कभी भी अगर वो साउंड माइंड है और उस पोजीशन में, मतलब उस दिशा में, सॉरी उस ल्यूसिड इंटरवल में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? साउंड माइंड ही है। इसी तरह से अगर यूजुअली साउंड माइंड है, मतलब वैसे ठीक ठाक है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, कभी कभी जो है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। कब? जब वो क्या है? अनसाउंड माइंड। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये सारी बातें जितनी भी है ना सेक्शन 12 की जो साउंडनेस की है, ये पूरी की पूरी जो है ये हमारा एक केस था इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह। ठीक है, इंदर सिंह वर्सेस परमेश्वरधारी सिंह केस है जो किस पर है? साउंडनेस के ऊपर है। आप इस पूरे को एक्सप्लेन कर दीजिए और लास्ट में आप ये जो है वो ये वाला केस कोट कर देना। इसमें कोर्ट ने यही कहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ साउंडनेस चेक करने के लिए हमें सिर्फ ये दो बातें चेक करनी है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट पर्सन मस्ट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज कैपेबल ऑफ मेकिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। ठीक है, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? जो अलेज करेगा अनसाउंडनेस को। राइट, जैसे ए और बी, ए कहता है कि बी अनसाउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बर्डन किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ए साबित करेगा कि ये जो है वो अनसाउंडनेस है। ठीक है, और अगर ए एक बार साबित कर देता है कि ये पागल है, हैबिचुअली इंसेन है, या जो कुछ भी एविडेंस दे करके एक बार अगर वो अपना कर देता है तो फिर बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा? बी के ऊपर शिफ्ट होएगा। अब बी को जो है वो क्या करना है? साबित करना है। ठीक है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे शिफ्टिंग होती है ये आप एविडेंस एक्ट में पढ़ोगे, तो यहाँ तो इतना नहीं करने की जरूरत है। यहाँ तो सिर्फ जस्ट ये है कि प्राइमा फेसी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो किस पर होगा, ये उसी पर्सन पर होगा हु अलेज द अनसाउंडनेस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जब आप आएंगे तो हम सेक्शन जो है वो मेजोरिटी है ना 11 का, जो हमारी मैंने बताया था ना आपको ये वाला सेक्शन 11 में जो मेजोरिटी वाला कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस करना है, और पूरा एक लेक्चर होगा उसके ऊपर, तो उसे अच्छे से आप कर लेना। ये भी अच्छे से आप देख लो, जितना भी होता है आप रिवाइज कीजिए, बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। देखिए, करना एक अलग बात है, मैं बार बार आपको एक बात बोल रही हूँ कि यहाँ सिर्फ कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी बट प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। एग्जाम आप अच्छे से तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।